Hello and welcome, guys. Today we are going to start a very good lecture for Indian Contract Act. So stay tuned. अगर आप मेरे से जुडिशरी कोचिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे को इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आज का हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आपको जुडिशरी की तैयारी करनी है तो। अब हम देखेंगे, हम इसको एक नए तरीके से डील करेंगे, हम इसको मेंस वाइज डील करेंगे, क्योंकि प्री के लिए तो देखो कोई भी पढ़ लेता है। तो आज हम इसको देखेंगे कि मेंस के लिए हमें कैसे पढ़ना है। मैं आपको क्वेश्चन वाइज कराऊंगा, क्वेश्चंस के आंसर्स भी लिखवाऊंगा, पूरी सीरीज चलेगी। अगर आपको पसंद आता है आप मेरे से ज्वाइन भी कर सकते हैं, आप मेरे को जुड़ सकते हैं। मेरा इंस्टीट्यूट है, मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्रेंड्स आज हम पहले ये क्वेश्चन समझते हैं कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है एंड व्हाट आर इट्स एसेंशियल एंड व्हाट आर इट्स एसेंशियल्स। तो हम जानेंगे कि एसेंशियल्स क्या होते हैं। एक पहली बात तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अगर हम हमारी सेक्शन 2 क्लॉज एच की डेफिनेशन पर जाएं, 2 क्लॉज एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अगर हम देखते हैं तो वहां पर क्या लिखा है कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई भी एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की देखें तो हमें कॉन्ट्रैक्ट की सबसे पहले तो हमें ये बात जानना जरूरी है कि सबसे पहले तो हमारे पास ऑफर होता है, फिर एक्सेप्टेंस होता है। उस ऑफर की जब हम एक्सेप्टेंस करते हैं, प्रॉमिस एंड एवरी प्रॉमिस सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन इज एग्रीमेंट। तो अगर हम इसमें कंसीडरेशन जोड़ दें तो इज इक्वल टू एग्रीमेंट। ये सारा हम समझेंगे अभी थोड़े टाइम में, फिर ये एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। पर अभी के लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि बेसिकली हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अगर कोई भी एग्रीमेंट है दो पार्टीज के बीच में जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है, अगर 2H को देखें, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर हम इसमें डेफिनेशंस पर जाते हैं, सर विलियम एंसन इन्होंने कहा था एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ made between two parties by which rights are acquired by one or more parties, by one or more to acts or forbearance on the part of other और अदर्स। गाइस थोड़ी सी राइटिंग का इशू होने वाला है, बिकॉज ये एक पेन टैबलेट है। पेन टैबलेट में हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, बिकॉज पेन एक बहुत ज़्यादा मोटा है और सरफेस में हमें कुछ भी नहीं दिखता। तो राइटिंग की कभी भी टेंशन मत लेना, तुम मेरे वर्ड्स को समझना, तो उस समय पता लगता रहेगा। तो विलियम एंसन की डेफिनेशन देखे तो एग्रीमेंट अगर कोई एनफोर्सेबल बाय लॉ है, दो पार्टीज के बीच में है, जिससे कि राइट्स एक्वायर होते हैं हमारे को, तो वो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है। अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू, कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं डेफिनेशन लिख दूं तो वो क्या है, एग्रीमेंट नंबर वन थिंग, प्लस कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, एंड नंबर थ्री इज एनफोर्सिबिलिटी, प्लस एनफोर्सिबिलिटी या एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो हमारी ये तीन चीजें होनी चाहिए, तीन चीजें गाइस ध्यान में रखना
कि 3 चीजें होनी चाहिए अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपको उसे फॉर्म करना है। सबसे पहली बात तो आपका एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि जो कि आपका होना चाहिए। बिना एग्रीमेंट के आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो एग्रीमेंट, अगर हम अपनी 2 क्लॉज ई की डेफिनेशन को देखें तो वहां पर क्या लिखा है? एग्रीमेंट सेक्शन 2 क्लॉज ई, every promise and every set of promises forming consideration for each other is an agreement। तो इसमें क्या है कि सबसे पहली बात, एग्रीमेंट के लिए क्या होनी चाहिए? आपके पास 2 पार्टीज होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि एक पार्टी तो एग्रीमेंट कर नहीं सकती एक के साथ ही। खुद के साथ तो कौन बात करता है? खुद के साथ कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? कम से कम मिनिमम 2 पार्टीज तो चाहिए। अगर आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कम से कम आपको 2 पार्टीज चाहिए। तो 2 पार्टीज आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि एक बंदा अपने साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। नंबर सेकंड चीज है, जो पार्टीज हैं वो सब्जेक्ट मैटर पर एग्री करे, कंसेंसस एट इडम। तो जो पार्टीज हैं वो एग्री करती हैं, कंसेंसस एड ईडम, कंसेंसस एड ईडम। तो पार्टीज जो हैं वो 2 बातों पर एग्री कर रही हैं, टोटली एग्री कर रही हैं। तो तभी उनके बीच में एक कंसेंसस एड ईडम, मतलब टू एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एग्रीमेंट कहते हैं। तो इन 2 बातों का मिलना ही एक एग्रीमेंट बनाता है। अगर ये 2 बातें मिलती हैं तो एग्रीमेंट है। अभी के लिए एग्रीमेंट इतना समझ लो, ये सिंपल सी चीज है। बाद में समझाऊंगा ऑफर भी क्या है, एक्सेप्टेंस भी क्या है, जनरल ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, सब कुछ पढ़ेंगे। पर अभी के लिए प्लीज, अभी के लिए इतना ही समझो। क्वेश्चन वाइज चल रहे हैं, बहुत अच्छी सीरीज जाएगी, बस ध्यान से सुनना। तुम्हारे पेपर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होएगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल, मैं अब भी गारंटी दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट है हमारे पास लीगल ऑब्लिगेशन। अब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें एक लीगल ऑब्लिगेशन से राइज होती है। अगर कोई लीगल ऑब्लिगेशन ही तो काएगा कॉन्ट्रैक्ट, जब वो एनफोर्सेबल नहीं होएगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो किस बात का, बताओ, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? अगर मान लो मेरे से किसी ने कहा कि सर मैं आपसे कोचिंग लेना चाहता हूँ, मैं आपको 50,000 देने को रेडी हूँ, तुम्हारे बीच लीगल ऑब्लिगेशन है। मैं अगर नहीं कराता आपका कोर्स, आप मेरे को स्यू कर सकते हो, एक लीगल ऑब्लिगेशन अराइज हो रही है। तो ऐसे ही लीगल ऑब्लिगेशन एक अराइज होती है। अगर कोई हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर एग्रीमेंट है, उसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहा कि आप एक कार सेल करना चाहते हो मेरे को 20 lakhs की, आप मेरे को एक गाड़ी सेल करना चाहते हो 20 lakhs की, और मैं अपना खरीदना चाहता हूँ आपसे। तो लीगल ऑब्लिगेशन क्या है? आपकी है कि आप मेरे को 20 lakhs दो, मेरी है कि मैं आपको 20 lakhs दूं, और मेरी आपकी है कि आप मेरे को गाड़ी डिलीवर करो। तो ये हमारे बीच में लीगल ऑब्लिगेशन है। सिंपल सी बात है कि एक लीगल ऑब्लिगेशन राइज होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा एनफोर्सिबिलिटी। तो एनफोर्सेबल होना चाहिए दोनों पार्टीज के बिहाफ पर। अगर कोई पार्टी एनफोर्सेबल है तभी तो वो क्या कर सकती है? कोर्ट में जा सकती है, कंपनसेशन मांग सकती है। कंपनसेशन का मतलब कि गुजारा, मतलब कि भत्ता मांग सकती है जो नुकसान होगा उसको, तो उसे हम कंपनसेशन कहते हैं। या फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं अपनी गाड़ी बेचूंगा 10 lakhs की, और वो गाड़ी आप आपके साथ मैंने 10 lakhs से करा, कोई मेरे पास आया कि जी मैं आपकी गाड़ी 11 लाख में खरीदना चाहता हूँ। तो मैंने कहा यार मैं तेरे को नहीं बेच रहा, मैं किसी और को बेच रहा हूँ। आप एनफोर्स करा सकते हो कोर्ट में जाके कि मेरे को ये गाड़ी चाहिए, आप एनफोर्स करा सकते हो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकते हो, इसलिए एनफोर्सेबिलिटी है। तो अब हमारे पास 3 चीजें, एक तो एग्रीमेंट प्लस लीगल ऑब्लिगेशन प्लस एनफोर्सेबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल सी भाषा में बोले तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा ये बन गया कि ऐसे होता है कॉन्ट्रैक्ट। अब हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सिंपल सी भाषा में हम जानने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, एक ऑफर होना चाहिए और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये 2 बातें हमारे बीच में होनी चाहिए। अगर हमें कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करना है तो एक ऑफर और एक एक्सेप्टेंस, किसी पार्टी का ऑफर और सामने वाली पार्टी का एक्सेप्टेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मेरे को कहा कि आप मेरे से पढ़ना चाहते हो,
यू मेड मी ऑफर, मैंने कहा ओके। आपने कहा सर मैं 50,000 40,000 पे कर सकता हूँ, मैंने कहा ओके गिव मी 40,000, आई एक्सेप्ट इट। तो सबसे पहली बात क्या है, एक ऑफर होना चाहिए, एक एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी भाषा में आप समझ लो कि ऑफर क्या होता है कि अगर आपने कोई भी टर्म रखी, कुछ भी अपना रखा मेरे आगे और मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया, फिर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होएगा। अभी के लिए इतना समझो, बाद में आगे इसको बस एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। कि मान लो कि अगर आपने कहा कि आप अपनी या ए ने कहा कि वो अपनी गाड़ी बेचना चाहता है, सेल करना चाहता है 1 लाख रुपीज, ठीक है, बी को, और बी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो इन दोनों के बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। एक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या है कि उसकी एनफोर्सेबिलिटी होनी चाहिए इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है, आप उसको कैसे कोर्ट में, मतलब कि आप उसको कैसे केस डालोगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो ए है, उसने कहा बी को कि यार आज तू ना मेरे घर डिनर करने आ, बहुत दिन हो गए तेरे से मैं डिनर नहीं करा। आया, वो कहता है मैं तेरे को खाना नहीं खिलाता। उसने मतलब आपको सिंपली कहा था डिनर के लिए। क्या अगर कोई आपको डिनर के लिए बुला रहा है, आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? नो, आपसे कभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। तो अगर कोई पर्सन है, वो आपके पास आ रहा है, वो आपको कह रहा है कि यार डिनर कर, आपने कहा कि डिनर करने आ जाओ आज मेरे घर, आपने कहा मैं नहीं खिलाता खाना, तो ये एक एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। अब वो आपको कोई कुछ भी नहीं कह सकता, बाल भी बांका नहीं कर सकता। ठीक है, तो पहली बात तो एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए, एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। अब एक हम केस को जानेंगे, बेल्फर वर्सेस बेल्फर। ये केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने वैसे भी सुना ही होगा। अपना बहुत बार ये आया है कि ये इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन से डील करता है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इस केस में क्या होता कि एक हस्बैंड था, उसने प्रॉमिस करा कि वो मेंटेनेंस देगा अपनी वाइफ को। ठीक है, हर हर महीने देगा, कि वो अपना उससे अलग रहना चाहता है, वो उसे सेपरेटली रहना चाहता है। ठीक है, उसने कहा मैं आपको मेंटेनेंस देता रहूंगा। पर हुआ क्या कि वो फेल हो गया, वो अपना हस्बैंड जो था वो अपना मेंटेनेंस नहीं देता है वाइफ को, और वाइफ ने केस डाल दिया। तो कोर्ट ने कहा कि देखो, अगर कोई एग्रीमेंट जो है जो डोमेस्टिक नेचर का है, एन एग्रीमेंट ऑफ डोमेस्टिक नेचर is not enforceable by law, is not enforceable by law। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट है जो कि डोमेस्टिक नेचर का है, वो हमारा नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ है। ठीक है, थर्ड थिंग वी हैव टू सी इज कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो हमें थर्ड चीज क्या देखनी, सबसे पहली ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, दूसरी बात क्या थी कि आपका एग्रीमेंट ऐसा होना चाहिए एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब थर्ड है कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी क्या है पार्टीज की। अब क्या दो बच्चे, खुद सोचना, दो बच्चे क्या कभी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? नो। एक बच्चा दूसरे से कहे कि यार तू मेरे को अपना घर बेच दे 1 करोड़ रुपए का, हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। एक पागल कहे दूसरे पागल से यार तू मेरे को ना अपनी गाड़ी दे दे, गिफ्ट कर दे अपनी की, तो लोग भी कहेंगे पागल है, तभी पागलों वाली बातें कर रहे हैं ना। अपना हवाई जहाज गिफ्ट कर दे, लोग भी सोचेंगे कि दो पागल हैं तभी दोनों पागलों जैसी बातें कर रहे हैं। ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं। तो सबसे पहली बात क्या है कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए पार्टीज की। अगर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हो? सेक्शन 11 को देख लो। व्हाट डज सेक्शन 11 से? सेक्शन 11 जो है वो कहता है कि हर पर्सन जो है वो कंपीटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, अगर वो क्या है, उसकी एज है, एज ऑफ मेजोरिटी, साउंड माइंड,
एंड सी पॉइंट है नॉट डिस्क्वालिफाइड, नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। तो वो नॉट डिस्क्वालिफाइड होना चाहिए फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। अब इसका भी मैं आपको एग्जांपल देखता हूँ। सबसे पहले तो हम देखेंगे माइनर का। सबसे पहले देखेंगे कि उसकी एज होनी चाहिए, एज ऑफ मेजोरिटी। अब एज ऑफ मेजोरिटी क्या होती है? एज ऑफ मेजोरिटी होती है हमारी, जो कि इंडियन मेजोरिटी एक्ट में दी हुई है, इंडियन मेजोरिटी एक्ट। अब ये एक इंडियन मेजोरिटी एक्ट है हमारा 1875। इसने बता रखा है कि कोई भी पर्सन है उसकी एज कितनी होगी। सिंपल सी बात है, उसकी एज हमारी होगी 18 ईयर्स। ठीक है, 18 ईयर्स। पर कोई ऐसा पर्सन है जिसका की गार्डियन अपॉइंट कर रखा है, अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसका कोर्ट ने गार्डियन अपॉइंट कर रखा है, तो उसकी कितनी है? 21 ईयर्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त, अब मैं साउंड माइंड की बात करूंगा, इडियट ना हो। इडियट मतलब जन्म से पागल, लुनैटिक, दौरे वगैरह ना पड़ते हो, और बहुत सारी इसमें चीजें आती है। ड्रंकर्ड ना हो, इसमें बहुत कुछ आता है। जब मैं इनका एक इंडिविजुअल मीनिंग सबका एक एक करके समझाऊंगा, जब आगे पॉइंट्स आएंगे, अभी डोंट वरी, जितना है अभी इस क्वेश्चन पे फोकस कर लो। एक एक चीज डिस्कस होगी, सही ढंग से डिस्कस होगी, डोंट नीड टू पैनिक। अब नेक्स्ट है कि इसमें डिसक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए वो किसी भी लॉ के अंदर। डिसक्वालिफाइड, कोई पर्सन डिसक्वालिफाइड कैसे होता है? सिंपल सी बात है, जब वो दिवालिया निकल जाता है। दिवालिया का मतलब इंसॉल्वेंट, पैसे पे करने के लिए उसके पास कोई औकात ही नहीं है। वो इंसॉल्वेंट अगर वो हो गया है, तो वो नहीं कर सकता। डिप्लोमेटिक है, डिप्लोमेटिक पर्सनल। एनिमीज है, एनिमी कंट्री का है, हम उसके साथ नहीं डील कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। किसी भी कंट्री के एनिमी के साथ वी कैन नेवर एवर डील। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। और फिर इसमें है कि वो एक ऐसा पर्सन है जो कि कन्विक्टेड है किसी ऑफेंस के लिए। तो कन्विक्ट्स के साथ भी हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्या जेल में जाके सूख रहोगे? वो क्या जेल से सूट डालता रहेगा? नो, वी कांट डू। फिर है हमारे पास फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। जो पार्टीज हैं उनकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो पार्टीज की फ्री कंसेंट होनी चाहिए। अगर उन आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है तो पार्टीज की आपकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए। अगर किसी से आप मुक्का मार के कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हो, क्या वो फ्री कंसेंट होगी? कोर्जन होएगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस, दबाव दे रहे हो किसी को, एडवोकेट है या क्लाइंट है, फिड्यूशरी रिलेशन है, कुछ भी ऐसा है तो वो अपना तंग कर रहा है, वो एक अलग अलग सब्जेक्ट है। तो अगर कुछ भी वो ऐसा कर रहे हैं, फ्रॉड, इंटू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, कुछ भी अगर वो ऐसा कर रहे हैं, तो देखो ये कोई भी फ्री कंसेंट नहीं है। अगर हम सेक्शन 13 पढ़ें, तो सेक्शन 13 क्या कहता है कि टू पार्टीज जो हैं, अगर हम उनकी कब मानेंगे कि उन्होंने फ्री कंसेंट है? इफ दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। तो उनके बीच में एक कंसेंसस एड इडम होना चाहिए। अब कंसेंसस एड इडम सिंपल सी बात है, कैसे होएगा? आपने कहा कि सर मैं आपको 40,000 पे करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है कि आप 40,000 पे कर दो, मेरे से अगर पढ़ना चाहते हो, मेरी सर्विसेज लेना चाहते हो, देन व्हाट इज दिस? कंसेंसस एड इडम। सिंपल सी बात है, कंसेंसस एड इडम। आपने कहा कि आप अपना एक मोबाइल लेने गए शॉप पे 20,000 का, सामने वाले ने कहा 20,000 का है, आपने कहा मैं 20 का खरीदना चाहता हूँ ये मोबाइल, और आपने कहा ठीक है मैं पैसे देने को तैयार हूँ। कंसेंसस एड इडम है, आप दोनों पार्टीज के बीच में कंसेंसस एड इडम अराइव्ड हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास सेक्शन 14, वो क्या कहता है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कैसे हुआ, कोअर्शन, फ्रॉड,
अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये सारा क्या है हमारा, ये कोई भी फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी पार्टीज की, ये पार्टीज की फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। अगर कोई पर्सन है जो कि अपने वाइफ को या सन को डराता है कि तुम मेरे नाम अपना प्रॉपर्टी कर दो, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूंगा, तो ये क्या होएगा, अगर कोई भी पर्सन ऐसा कुछ भी करता है तो वो एक कोअर्जन होएगा, ठीक है। थ्रेट टू सुसाइड इज अ कोअर्जन। वो हम करेंगे कि कोअर्जन क्यों है, कोअर्जन फॉरबिडन बाय आईपीसी है क्या, आईपीसी में हमारा थ्रेट टू सुसाइड है, अटेम्प्ट टू सुसाइड नहीं, अटेम्प्ट टू सुसाइड है वहाँ, थ्रेट टू सुसाइड नहीं है। इस केस को हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, अभी के लिए इतना ही जानना बहुत है। फिर अब है हमारे पास लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। तो ये हमें कहता है कि एक लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, 23 है जो कि हमको लॉफुल कंसिडरेशन कहता है, पोस्ट टू पब्लिक पॉलिसी, इमोरल एसेट्रा, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, फॉरबिडन बाय लॉ, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और कंसिडरेशन होना चाहिए, 2D हमको कहता है कि कंसिडरेशन क्या होता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। और सबसे पहली बात तो कंसिडरेशन होता क्या है, आपने मुझको फीस दी पढ़ने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या करा, मैंने आपको सर्विसेज दी, आपके लिए सर्विसेज कंसिडरेशन, मेरे लिए क्या है, मेरी फीस कंसिडरेशन। तो हम दोनों की एक अलग अलग कंसिडरेशन हुई था, दैट इज कंसिडरेशन। समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग इज अ कंसिडरेशन। आप पेन खरीदने गए 20 रुपीज का, आपके लिए पेन कंसिडरेशन, दुकान वाले के लिए पैसा कंसिडरेशन, दिस इज नोन एज कंसिडरेशन, ठीक है। इमोरल नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी कंसिडरेशन है वो एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जिसको एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर रखा हो वॉइड। ये कहाँ पर है, 24 to 30, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, वेजरिंग, ऐसे बहुत सारे एग्रीमेंट है, अनसर्टेनिटी, वॉइड, सिंपली वॉइड है, ठीक है। तो अगर कोई भी पर्सन है जो कि एक एग्रीमेंट ऐसा करता है जो कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, तो वो अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं होना चाहिए, तो वो होना चाहिए वैलिड एक एग्रीमेंट, ठीक है। वॉइड ऐसा एग्रीमेंट होता है जो कि फ्रॉम इट्स इंसेप्शन, मतलब स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है, ठीक है। तो उसे हम वॉइड एग्री वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो फिर हमारे पास है नेक्स्ट थिंग, सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। सेक्शन 56। तो ये हमको कहता है कि अगर कोई भी एग्रीमेंट है इम्पॉसिबल एक्ट करने का, वो क्या होएगा, वॉइड। कोई भी एग्रीमेंट है टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट, दैट इज इटसेल्फ वॉइड। तो अगर आप कोई भी एक ऐसा एग्रीमेंट करते हो, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं कि ऑल दो प्यार में ऐसी बातें कोई भी बोल देता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ के ला सकता हूँ, ला सकता है, चांद को हम तोड़ के ला सकते हैं, धरती से भी ज्यादा हैवी चांद होते हैं, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं दो दो सीधी लाइनों को अपना कोलाइड कर दूंगा, लाइन तो सीधी होती है, उसका ना कोई अंत होता है ना ही स्टार्टिंग पॉइंट होती है, और ऐसी दो लाइनें कभी मिल नहीं सकती, जैसे रेल की दो पटरियां होती है कभी नहीं मिलती। ऐसा कोई एग्रीमेंट है, क्या है वो, परफॉर्मेंस हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है।
तो अगर कोई भी अपना कि मैं तुमको अपना काले जादू से जान डाल दूंगा उस पर्सन के अंदर, मैं काले जादू से अपना मैजिक तुमको ले दूंगा, वॉइड। ये ऐसा कोई भी अपना जो है परफॉर्मेंस ही नहीं हो सकती। एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इज वॉइड अंडर सेक्शन 56। तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट है, आप कभी भी इसको जिंदा नहीं कर सकते, आप उसको कभी भी कुछ इन्फोर्सेबल है ही नहीं। सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट है कि अगर मान लो एक पर्सन है जिसने एग्री करा कि वो अपना मोटर वैन खरीदेगा, ए जो है वो अपना उसने कहा कि वो मैं मोटर वैन खरीदूंगा बी से, हायर परचेज टर्म्स पे, ठीक है। तो उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था, वो सर्टेन नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट ने हेल्ड करा कि हायर परचेज एग्रीमेंट जो है ये एक वाइड इसमें वैरायटी होती है। आपको लिखना चाहिए था कि हायर परचेज में ऐसे है, एक पूरी डेफिनेशन पूरी देनी चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका एक सर्टेन होना चाहिए और एक इम्पॉसिबल एक्ट नहीं होना चाहिए उसमें। अब है हमारे पास लीगल फॉर्मेलिटी। अगर मैं सिंपल सी बात कहूं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है ओरल और रिटर्न, कुछ भी चाहो तो कर लो, मुंह से बोल के कर लो या हाथों से अपना रिटर्न डॉक्यूमेंट बना के कर लो, आपकी इच्छा है। लॉ ने आपको क्या रखा है, कर लो। इसमें कोई भी इतनी कोई लंबी चौड़ी सोचने की बात नहीं। पर पर कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, जिनको राइटिंग में होना चाहिए। 91 में कई बातें हमें राइटिंग में होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट्स टर्म्स सेक्शन 91 इंडियन एविडेंस एक्ट, वहां पे होना जरूरी है। कुछ बातें जो हमारी रजिस्ट्रेशन वाली हैं, 17 सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट, वहां पर रजिस्ट्री करानी बहुत जरूरी होती है कई चीजों की। अगर आप ऐसी चीजों की रजिस्ट्री नहीं कराते तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। सेक्शन 25 हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करता है, कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट है उसकी अपना राइटिंग में होना, उसकी फॉर्मेलिटीज लीगल फॉर्मेलिटीज आपको कंप्लाई करनी जरूरी है। अब जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, चेक है, कुछ भी है, उसका एक फॉर्मेट होना चाहिए। आप सेल कर रहे हो, मॉर्टगेज करते हो, 1 साल से ऊपर की लीज करते हो, एक या फिर कोई भी लीज करते हो, लीज डीड तैयार करते हो, एक अपना प्रॉपर टाइम में अपना प्रॉपर एक फॉर्मेट में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, चीजें होनी चाहिए। तो अगर ये 8 एलिमेंट्स जो कि मैंने आपको बताया, ऑफर, एक्सेप्टेंस की राइट, अपना लीगल फॉर्मेलिटीज कैसे होंगी, या फिर लॉफुल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। तो ये सारे जो कि एक्सप्रेसली नॉट डिक्लेयर्ड वर्ड, अगर ये 8 के 8 पॉइंट्स आपके हैं, तब जाकर एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा बनता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट मैंने क्या बताया था, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ प्लस लीगल ऑब्लिगेशन, 3 चीजें मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट में बताई थी। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमसे कोचिंग लीजिए। आपको अगर पसंद आती है आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर 8396 849 802 999 814 038। 2 नंबर है मेरे। आपको मन करता है आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। फीस कुछ भी नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है, नॉमिनल फीस हुआ करेगी। अगर आपको अच्छा लगता है आप अपना मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।